Hello friends, welcome to this new course called CSAT for UPSC. CSAT जो कि एक बहुत ही बेसिक बट क्वालिफाइंग पेपर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम रजत है. मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन और सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था विद अ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म. और मैंने ये एग्ज़ाम अपनी पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया वाइल हैविंग अ फुल टाइम जॉब विद दिस कंसल्टिंग कंपनी. तो आइए जानते हैं CSAT के बारे में. तो जब हम CSAT के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए CSAT को. ठीक है. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था. तो मेन एम ऑफ दिस एग्ज़ाम वाज टू टेस्ट एनालिटिकल स्किल्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ द एस्पिरेंट्स, बिकॉज ये दोनों स्किल्स किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं उसके डे टू डे जॉब में. और ये एग्ज़ाम हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों में कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन फिर भी देयर आर 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हर साल फेल करते हैं. पहला है फियर. वो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स ख़राब है, जो नॉन साइंस नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें इस एग्ज़ाम में हमेशा थोड़ी सी दिक्कत होती है. लेकिन क्योंकि इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले 3 से 4 साल में, तो ऐसे स्टूडेंट्स के मन में इस पेपर के प्रति जो डर है वो कंपाउंड होता जा रहा है. तो कई बार सवाल आते हुए भी बिकॉज आप पेपर देके घबरा जाते हैं, आप गलतियां करते हैं और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. सेकंड है ओवर कॉन्फिडेंस. मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो Tier 1 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं, या जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स की है या इंग्लिश की है, या फिर जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, वो भी कई बार CSAT में फेल हो जाते हैं. इसका रीज़न ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. उन्हें लगता है कि हम CSAT तो कर ही लेंगे, इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर. बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पेपर स्ट्रैटेजी की डिमांड करता है. व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल टू गिव दिस एग्जाम, यू शुड हैव अ डेफिनेट स्ट्रैटेजी एंड यू हैव टू गिव दिस पेपर बेसिक रिस्पेक्ट. देन ओनली यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन. देन थर्ड इज़ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी. लैक ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आपको आपका लेवल नहीं पता है और आपने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है. तो बेसिकली जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने सवाल करने हैं, कैसे सवाल पहले करने हैं, कैसे सवाल बाद में करने हैं, क्या मिक्स होना चाहिए सवालों का, कितना इंग्लिश करेंगे, कितना मैथ्स करेंगे, कितना रीजनिंग करेंगे. तो ये लैक ऑफ स्ट्रैटेजी की वजह से भी कई बार बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाके घबरा जाते हैं पेपर देख के और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो हर साल GS का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ का, लेकिन CSAT में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, या बॉर्डर लाइन केस होता है और फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि 1-2 सवाल ऊपर नीचे की में होता है. अब हम समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को. एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपने GS के बारे में पढ़ा हो तो GS में 100 सवाल होते हैं, लेकिन इस पेपर में सिर्फ 80 सवाल होते हैं जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं. मैक्सिमम मार्क्स 200. इसका मतलब ये है कि हर सवाल का वेटेज हुआ 2.5 मार्क्स. अगर आप एक भी हर सवाल जो आप सही करते हैं उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 माइनस होता है, विच वुड बी 0.833. ठीक है. अब ये है सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और मिनिमम आपको 66 मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए. तभी आपका GS का पेपर चेक होता है, और तभी अगर आप GS का पेपर भी क्लियर करेंगे तभी आप मेंस लिख सकते हैं. अब क्या स्टेप्स रहते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 4 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप तो यही है कि आप CSAT को सीरियसली लें, इसको हल्के में ना लें,
एंड इस एग्ज़ाम को बेसिक रिस्पेक्ट दें और एक स्ट्रैटेजी बना के जाए एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा है असेस योर लेवल बिफोर बिगिनिंग। तो इससे पहले कि आप अपनी तैयारी शुरू करें, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका लेवल क्या है इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। तो पहले आप कुछ सवाल करें, कुछ पेपर्स लगाएं, जिससे आपको आपका लेवल पता चल जाए। फिर आपसे उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं, और आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। फिर रेफर टू राइट मटेरियल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या हर साल आ रहा है, और कैसे मिनिमल एफर्ट डाल के आप मैक्सिमम रिवॉर्ड ले सकते हैं। और चौथा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सॉल्व सीसैट मॉक्स। ठीक है, तो ये 4 बेसिक स्टेप्स करने से आपकी सीसैट की नाव आसानी से पार लग सकती है। अब आते हैं सिलेबस फॉर यूपीएससी। तो बेसिकली ये जो स्क्रीनशॉट है ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन का है, जहाँ पे उस पेपर को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इस पेपर के कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन है जो कि बेसिकली इंग्लिश होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी इंग्लिश का ही पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी ये चीज़ किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी रीजनिंग का पार्ट है। देन है जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी विच इज़ योर बेसिक मैथ्स, इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लास 10 लेवल का है, और हम सभी क्लास 10 लेवल तक मैथ्स पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल। तो इसलिए न्यूमेरेसी शुड नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं और इसमें गलतियां करते हैं। सो अब और क्या नोट में कहा है यूपीएससी ने कहा है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, 33% मार्क्स चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यूपीएससी भी कहता है कि किसी भी कैंडिडेट को प्रीलिम्स के दोनों पेपर्स में अपीयर होना ज़रूरी है, अगर वो किसी भी एक पेपर को मिस करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि यूपीएससी क्या कहता है इस पेपर के बारे में। अब हम पेपर के पैटर्न को देखते हैं कि कैसे सवाल आते हैं हर साल। अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज़ किया और मुझे ये समझ आया कि हम इसको क्लियरली 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक है प्री 2019 एरा, एक है पोस्ट 2019 एरा। तो जो प्री 2019 एरा होता था इसमें सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट आते थे। 2019 का जो साल था वहाँ से चेंजेस आने शुरू हुए, पेपर ज़्यादा ट्रिकी होने लगा, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगा, और फिर 2020 और 21 में हमने देखा कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया। ठीक है, फिर 2022 कंपैरेटिवली 2021 से आसान था, बट स्टिल काफ़ी टफ पेपर था। ठीक है, तो ये हो गई डिफ़िकल्टी लेवल की बात। अब आते हैं टॉपिक्स पे। तो अगेन 3 बेसिक क्राइटेरियाज, बेसिक न्यूमेरेसी, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। बेसिक न्यूमेरेसी हो गई आपकी मैथ्स, इसमें हम देखते हैं कि लगभग 30 से 35 सवाल, मतलब रफली 40 से 45% सवाल जो हैं आपके बेसिक न्यूमेरेसी से हैं। बाकी रीजनिंग से रफली 18 से 22 सवाल, विच बिकम्स योर 25 to 30%, और कॉम्प्रीहेंशन से आपके 20 से 30 सवाल हर साल, 25 से 30 सवाल कह सकते हैं हर साल। तो ये शेयर है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में वीक हैं, मान लीजिए कॉम्प्रीहेंशन में आप वीक हैं, इंग्लिश में आप वीक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 26 में से अगर आप 10 भी करेंगे लेकिन बाकी दोनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आप आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। तो ये ब्रेकअप है इस पेपर का, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं टॉपिक्स पे। जैसे कि हमें पता है कि बेसिक न्यूमेरेसी एक टॉपिक है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज, आपका परसेंटेज का ही पार्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका सब टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, रिलेटेड टॉपिक्स हैं बेसिकली। देन है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, बेसिक एल्जेब्रा होती है ये।
फिर एवरेज है, HCF LCM है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, स्पीड एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ये जो 4 टॉपिक हैं ये काफ़ी सिमिलर होते हैं। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल समझ लिया तो आप ये चारों टॉपिक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि मैंने बताया, परसेंटेज का पार्ट है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन रेशियोज का पार्ट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी परसेंटेज का पार्ट है। लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बेसिक फॉर्मूलेज हैं इसमें और बेसिक लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हैं टॉपिक्स बेसिक न्यूमेरेसी के। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आपके सवाल आते हैं क्यूब एंड डाइस के ऊपर, कैलेंडर के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, साइलोजिज्म, काउंटिंग ऑफ फिगर, पजल्स, डिसीजन, सिंबल चेंज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्लॉक, मिसिंग नंबर। रीजनिंग का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली में देखते हैं और उस बेसिक डेटा को हमको एनालाइज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे पर्सनल फेवरेट इसमें जो मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में वो है कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, पजल्स एंड डायरेक्शंस। ये 5-6 टॉपिक हैं जो मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है पर्सनली और इसके ऊपर काफ़ी सवाल भी आते हैं। तो ये टॉपिक वैसे ही बहुत आसान हो जाता है। इसको करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको बताऊंगा। लास्ट टॉपिक है इंग्लिश। इसमें आते हैं पैसेज टाइप क्वेश्चंस। एक पैसेज होगा और उसके ऊपर सवाल आते हैं। पहले क्या होता था 2017, 18, 19 तक सिंपल पैसेज होता था और सिंपल सवाल भी होते थे। तो बेसिकली आप पहले सवाल पढ़ लीजिए, फिर 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर आप उसके बाद पैसेज पढ़ते थे और पैसेज में उस आंसर को खोजने की कोशिश करते थे। अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, पेपर को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया गया है, पेपर को ज़्यादा एनालिटिकल बनाया गया है। उसमें आपको पैसेज पढ़ के इन्फरेंस निकालना होता है या वैसा ही कुछ रिलेटेड जो यूपीएससी आपसे पूछना चाहती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आने बंद हो गए हैं। तो ये इसी वजह से इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, लेकिन इसके भी तरीके हैं, इसको आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब रिकमेंडेड बुक्स। जस्ट लाइक एनी अदर टॉपिक इन यूपीएससी, रीडिंग द राइट मटेरियल एंड डूइंग द राइट प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ये RS अग्रवाल की किताब है, पब्लिश बाय S चंद। ये बड़ी अच्छी किताब है, ये हर कोई यूज़ करता है, SSC वाले भी, बैंक वाले भी, कैट जो लिखते हैं वो भी, और हम लोग भी इसको यूज़ करेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स बेसिक लेवल पे कवर्ड हैं और बड़े अच्छे सवाल हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देन CSAT की बुक्स बहुत सारे पब्लिशर पब्लिश करते हैं, अरिहंत है, किरण पब्लिकेशन है, ऐसी 2-4 और अच्छे पब्लिशर्स हैं जो CSAT की अच्छी किताब पब्लिश करते हैं। उनमें से भी आप किसी को उठा के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट है कि आप एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल दीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स उठा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, बाई टॉपिक आपके क्या एक्यूरेसी आ रही है, हर में मैथ्स में कितनी है, रीजनिंग में कितनी है, इंग्लिश में कितनी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस कोर्स में जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो 4 स्टेप में होगी। पहला है अंडरस्टैंडिंग द पेपर। हम समझेंगे कि इस पेपर में क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है और क्या पैटर्न रहा है पेपर का, बेसिकली वो समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे हम काफ़ी लीड ले सकते हैं बाकी बच्चों से। देन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स। जो सारे टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी डिटेल में और उसको समझने की कोशिश करेंगे और सारे कंसेप्ट्स के साथ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और हम सवाल करेंगे ताकि कंसेप्ट्स पक्के होते जाएं। फिर है प्रैक्टिस, जो कि आपको खुद से करनी पड़ेगी। एक बार हम डिस्कस कर लें सवाल, एक किसी कंसेप्ट को, फिर सवाल, फिर आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। और जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे हम कुछ ट्रिक्स डेवलप करते जाएंगे। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कुछ सवालों को ईजिली सॉल्व करने के, कुछ ट्रिक्स आप खुद करते करते अपने आप डेवलप करेंगे जो कि आपको मदद करेगी किसी भी सवाल को जल्दी से सॉल्व करने में। So, thank you so much for listening to me, and I hope I see you all in CSAT module. Let's crack CSAT. Thank you.